एम्प्लॉयबिलिटी यानी रोजगार परक शिक्षा हो और मूल्य वाली शिक्षा हो। आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। जब तक मैं था वहाँ पे तब तक प्राइमरी स्कूलों में 5वीं तक बच्चों को ABCD भी नहीं पढ़ाई जाती थी। ये एक ऐसी विडंबना थी, मुझे कभी ये लॉजिक समझ में नहीं आया कि जब बच्चे को 8वीं 10वीं में जाना है, जब उसको साइंस पढ़ना है, जब उसको और ऊपर कॉलेज में जाना है, तब वो कैसे पढ़ेगा, वो कैसे उनसे कोप अप करेगा, क्योंकि 5 साल का उसने गैप क्रिएट कर लिया है। ये क्यों था, आज तक मुझे इसका कोई लॉजिक, कोई सवाल समझ में नहीं आया। दूसरा एक जो अभी राजपूत जी ने हल्का सा इशारा किया कि मूल्यांकन प्रणाली, इसको मैं थोड़ा और विस्तार देता हूं, फिर इस पे आप लोगों की राय जानना चाहूंगा। अलग अलग बोर्ड हैं, यूपी बोर्ड अलग है, MP बोर्ड अलग है, ICSC अलग है, एक CBSE का अलग है, एक और इंटरनेशनल बोर्ड चलता है। तरह तरह के बोर्ड्स हैं, अलग अलग मूल्यांकन की व्यवस्थाएं हैं। कोई छात्र 60% पाके बड़ा ब्रिलियंट लगता है, कोई 90% पाके बड़ा एवरेज सा लगता है। फिर वो जब आगे जाते हैं तो उनके सामने समस्याएं खड़ी होती हैं। एक प्रॉब्लम ये। दूसरा जो टीचर्स के रिफ्रेशर कोर्सेज की बात है, जो अब शायद डाइट वगैरह बना दिए गए हैं, जो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट्स है टीचरों को बनाए, वो भी एक बड़ी समस्या है। तो दूसरा महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि जो मूल्यांकन की व्यवस्था हमारे यहाँ रखी गई है, वो भी एक समस्या है। दुबे सर पहले आप, फिर राजपूत सर आपके पास। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूं। अब आप देखिए, जब मैंने दोहरी शिक्षा प्रणाली की बात उठाई, अगर अंग्रेजी हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, अगर हम एक बार ये राष्ट्रीय स्तर पर ये मान लेते हैं कि बिना अंग्रेजी के हमारा काम नहीं चलता, जो दरअसल हम मानते भी हैं, भारतीय भाषाओं की बात जरूर की जाती है, लेकिन उसके साथ में हमेशा ही घोषित अघोषित ये रहता है कि भाई बिना अंग्रेजी के हमारा काम नहीं चल सकता। तो हमें शुरू से बच्चों को बिना किसी भेदभाव के सबको अंग्रेजी पढ़ानी चाहिए, ताकि भारतीय भाषाएं केवल मामूली किस्म की बातचीत के लिए ही रह जाएं और उनमें व्यक्ति बिल्कुल अपना समय खर्च ना करे। और चूंकि ज्ञान सारा अंग्रेजी में पैदा होता है, बाजार अंग्रेजी परक है, और तो उसमें अंग्रेजी पढ़ाइए सबको, बात खत्म हो गई। जिसको निजी तौर पर शौक होगा वो भारतीय भाषाएं पढ़ लेगा। अब सवाल इस बात का है कि क्या हम ऐसा करें, क्या हम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इसकी वजह क्या है? इसके पीछे मैं ये मानता हूं कि जो शुरू से मैकाले ने जो कहा था कि अंग्रेजी सब लोगों को नहीं पढ़ाई जा सकती, थोड़े लोगों को अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी और उन्हीं के जरिए अंग्रेजी का ज्ञान जो है वो नीचे की तरफ आएगा, जो रिसाव करके धीरे धीरे करके आएगा। मेरे ख्याल से आजादी या तो सीधा कर दिया जाए कि उच्च शिक्षा भी भारतीय भाषाओं में होगी, अंग्रेजी को हटा दिया जाए। जो लोग तमिल में पढ़ रहे हैं वो फिर कक्षा 1 से लेकर और MA तक और PhD तक और उनकी डॉक्टरेट भी तमिल में होगी, सब तमिल में होगी और अपने अपने इलाके में वो लोग सीखेंगे। और दूसरी तरफ, या फिर अंग्रेजी पर इतना अगर जोर है तो दोहरी शिक्षा प्रणाली की वजह से बहुत ज्यादा गड़बड़ी होती है और उस गड़बड़ी के कारण बहुत जो तमाम समस्याएं पैदा हो रही हैं। और नई शिक्षा नीति, जिसको इतने दिनों तक बहस मुबाहिसे के बाद बनाया गया है, उसमें बहुत सारे अच्छे पहलू भी हैं। वो नई शिक्षा नीति भी इस समस्या का समाधान नहीं करती। एक तरह से वो इस समस्या को वैसा ही रहने देती है जैसे कि पुरानी शिक्षा नीति में था। प्रधानमंत्री और दूसरे लोग मंच से कहते जरूर हैं कि भारतीय भाषाओं में शिक्षा हो, लेकिन भारतीय भाषाओं में शिक्षा के लिए जिस प्रकार का एक नीतिगत ढांचा होना चाहिए, वो नीतिगत ढांचा मौजूद नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि वो केवल अच्छी लगे बात इसलिए ही कहते हैं, नीतिगत तौर पर उसको जमीन पर नहीं उतारना चाहते। राजपूत सर, इस पे थोड़ा और मैं आपसे विमर्श चाहूंगा कि जो आपने इशारा भी किया अपने पहले वक्तव्य में कि जो हमारे शिक्षक हैं, चूंकि हम लोग एक लार्ज बिग पिक्चर पे बात कर रहे हैं, तो उनका जो सिस्टम है पढ़ाने का, मैं बिल्कुल शिक्षकों के सम्मान में साथ नतमस्तक होकर कह रहा हूं कि उनकी योग्यताएं, उनके शिक्षण के तरीके या उनको जिस तरीके से काम कराया जाता है, क्या वो भी एक फॉल्टी सिस्टम है? हाँ, अब मैं अपनी वो बात कहूंगा कि जो मैंने कहा था कि जस्टिस JS वर्मा ने 2012 में समिति के अध्यक्षता की थी और उन्होंने कहा कि देश में 10,000 जब टोटल 18,000 में से 10,000 शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो गुणवत्ता से कोई सरोकार नहीं रखते, केवल डिग्री बेचते हैं। 2012 में, और ये 2020 की शिक्षा नीति में इसको दोहराया गया है कि हमें इसे ठीक करना है। यानी 8 साल में हम ठीक नहीं कर पाए। अब 10,000 में अगर हर जगह से 50 अध्यापक भी तैयार होते हैं जो डिग्री खरीदते हैं, आते तो वो व्यवस्था में, तो गुणवत्ता कहाँ से आएगी? और इस पर कोई बात नहीं करता, इसको कोई स्वीकार नहीं करता। जो अंदर से चल रहा है
यही हमारे उसमें घुन की तरह लगा हुआ है हमारी शिक्षा व्यवस्था में। अध्यापकों के सम्मान का जहां तक प्रश्न है, मैं आपको कहूं कि सबसे पहले शिक्षा विभाग में सुचना के बाद केजी सईदेन शिक्षा सचिव हुए थे और उन्होंने एक नियम बनाया था, केजी सईदेन ने, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन है जम्मू कश्मीर में या उसके पहले कई जगह रहे, कि अगर कोई अध्यापक उनके कमरे में आएगा तो खड़े हो जाएंगे किसी भी पद पर हो। मैं इस बात को बहुत बार कह चुका हूं, मैंने कई मुख्यमंत्रियों के सामने कहा कि एक आदेश निकाल दीजिए कि हर अध्यापक सम्मानीय है, विशिष्ट है, वीआईपी, और इससे आपकी गुणवत्ता 10-15% अवश्य बढ़ जाएगी। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, केवल व्यवहारिक परिवर्तन तो करके देखिए, उसको महसूस तो होने दीजिए कि मैं राष्ट्र निर्माता हूँ, राष्ट्र का निर्माण और कहीं नहीं होता है, मैं कक्षाओं में करता हूँ। ये विश्वास आप अध्यापक को दें तो वो सारी कमियां भूलकर लग जाएगा और आगे बढ़ेगा। लेकिन हम ये नहीं दे पा रहे हैं। हमने उसके साथ बहुत अन्याय किया, हमने शिक्षा कर्मी लगाए, संविदा वाले लगाए, क्योंकि पैसे बचते थे। और ये कैसा सोच है, जैसे ये नहीं सोचा कि गुणवत्ता कम करके लाखों बच्चों को हम तैयार करेंगे जो डेफिशिएंट होंगे। आपने प्रारंभ में यही बात कही थी कि अगर स्कूल शिक्षा में कमी रह जाएगी तो उच्च शिक्षा कैसे उच्च स्तरीय होगी। और मैं एक चीज और कह दूं, नीतियों के लिए कह रहा हूं, हमारे आईआईटीज और आईआईएम्स बने, हमने विज्ञान में बहुत अच्छी संस्थाएं बनाई, सारी दुनिया में हम विज्ञान में लोगों के संपर्क, किसी भी देश से हम पीछे नहीं। लेकिन हमारे यही आईआईटीज आईआईएम का जो ब्रांड वैल्यू बना था, वो हमने 2004-05 के बाद धड़ाधड़ हमने आईआईटीज और खोल दिए बिना कोई तैयारी किए। अब क्या हुआ, अब उसमें 2 श्रेणियां हो गई, एक पहले वाले जो थे, एक दूसरे जो बाद में आए और वो उनको वो स्थान नहीं मिलता, वो 2री श्रेणी में चले गए। ये हमें नहीं करना चाहिए था, आगे भी नहीं करना चाहिए। कोई भी संस्था खुले तो पहले उसकी तैयारी करिए, उसके लिए पूरे संसाधन इकट्ठे करिए। हम ऐसे विश्वविद्यालय खोल रहे हैं जहाँ कुछ नहीं होता है। अभी एक ऐसा उदाहरण आया है कि एक विश्वविद्यालय के लिए सब कुछ कह दिया गया कि हाँ सब कुछ अच्छा है, मगर वहाँ कुछ भी नहीं था, बिल्डिंग भी नहीं थी, मगर उसको स्वीकृति मिल गई। राजस्थान की घटना है जी। इन चीजों को हम आंख नहीं मूंद सकते। हम बड़ी बड़ी बातें करें, जैसे भी दुबे जी ने कहा, बड़ी अच्छी बात कही कि शिक्षा नीति में कहा तो गया है कि क्षेत्रीय भाषाओं में सब कुछ होगा, लेकिन व्यवहारिकता में परिवर्तन हो पाएगा, इसका प्रावधान ये बिल्कुल सर आप सही कह रहे हैं कि कई बार दुबे जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, इस पर आपका रिएक्शन से आप इशारा भी कर रहे थे। हमको पहले याद है जब हम अपने कॉलेज में थे तो ABCCIL हमको याद कराया गया था कि ये 5 IIM है, टॉप के हैं और कैट के थ्रू इसमें होता। अब तो शायद बहुत सारे हो गए, हमको पूरे शायद नाम भी ना याद होंगे। ऐसे ही IITs भी जो थी पहले कम थी, अब बहुत सारी IITs हो गई, हमको सबके नाम भी नहीं याद होंगे। तो ब्रांड कहीं ना कहीं शायद इंफ्रास्ट्रक्चर की उतनी तैयारी नहीं होगी, डाइल्यूट हुआ होगा। दुबे सर इस पर एक छोटा सा कमेंट दीजिए, मैं इसके साथ सवाल भी जोड़ देता हूँ आपसे। देखिए, जो राजपूत सर ने कहा है, मैं उससे मुझे एक सुराग मिल रहा है कि समस्या को हम लोग कैसे देखें। मुझे लगता है कि भारत में शिक्षा की 2 कहानियां हैं। एक कहानी IIM की, JNU की, IITs की और भव्य विश्वविद्यालयों, बड़े बड़े संस्थानों की कहानी है, मेडिकल कॉलेजेस की कहानी है। उस कहानी में क्या लोचा है ये अभी राजपूत सर ने बताया। एक दूसरी कहानी भी है जिसको आप पश्चिम बंगाल में जो रुपए मिले, वो किसके रुपए मिले? वो शिक्षकों की नौकरियां बेचने से कमाए गए रुपए हैं। शिक्षकों की नौकरियां बेची गई हैं वहां पे। हरियाणा में शिक्षकों की नौकरियां बेची गई हैं, बिहार में शिक्षकों की नौकरियां बेची जाती हैं। बहुत बड़े पैमाने पर देश में शिक्षकों की नौकरियां बेची जाती हैं, उसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता है। ये इस कहानी का एक दूसरा हिस्सा है जो ये बताता है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में कितनी गड़बड़ी है। आप बढ़िया से बढ़िया शिक्षा नीति बना दीजिए, अगर उसको लागू करने के स्तर पे ये होगा जो हो रहा है। भाई आखिरकार शिक्षक कौन बनना चाहता है? जो जिनकी नौकरियां बेची जा रही हैं, जो पैसा देके अपनी नियुक्ति प्राप्त करते हैं, वो स्कूली शिक्षक हैं या माध्यमिक शिक्षक हैं। वो लोग कौन है? वो मध्यवर्गीय परिवारों के लोग हैं, जो कि डॉक्टर नहीं बन सकते, इंजीनियर नहीं बन सकते, जो कि मैनेजर नहीं बन सकते, वो लोग हैं। और वो लोग कहां से रिश्वत देते हैं? वो लोग अपने घर की बचत से रिश्वत देते हैं या कोई जमीन का प्लॉट बेच के रिश्वत देते होंगे, उस तरह नौकरी प्राप्त करते हैं और उस पैसे से चुनाव लड़े जाते हैं और नेताओं की अय्याशियां होती हैं। समस्या बहुत गहरी है। इस समस्या में
कई स्तरों में उसको समस्या को देख कर करना पड़ेगा। एक वो स्तर है जिसकी तरफ राजपूत सर ने इशारा किया, और एक वो स्तर है जिसकी तरफ जो स्पष्ट रूप से हमारी आंखों के सामने बेरहमी के साथ खड़ा हुआ। जी।